हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं आपके सामने और इन कथनों पर विचार करना है आप लोगों को, ठीक है। तो भौगोलिक दिक् स्थान में पिंडों का स्थान निर्धारण और संबंधों का संचालन जीआईएस के द्वारा होता है, ठीक है। स्थानिक पिंड की बात हो रही है। इसे बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों के आलेखी अवयवों द्वारा निरूपित करते हैं। लाइन, पॉइंट्स और पॉलीगन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है या गलत है, आप लोगों को आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। मैं स्पीड से चलूँगा क्योंकि आप लोगों को पता है अपन लोगों के पास टाइम कम है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसका आंसर दे दीजिएगा फिर, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगा इनका, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस केंद्रीयता के माप से विचलनों का योग शून्य होता है, ऐसी कौन सी केंद्रीयता है जिसके माप के विचलनों से क्या होता है, विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। वो कौन सी होता है, वो होता है माध्य। क्या होता है, माध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। बहुलक क्या है। एक छोटे से छोटा बच्चा जो 6th क्लास में पढ़ता है वो भी बता सकता है कि बहुलक क्या होता है। तो अधिकतम बारंबारता मान ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। प्रमाप विचलन का मान क्या होता है। प्रमाप विचलन के मान की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पहले भी आए हुए हैं। तो प्रमाप विचलन का मान हमेशा याद रखना वो होता है प्रसरण का वर्गमूल होता है। किसी भी प्रसरण का क्या होता है, वर्गमूल होता है, वर्ग नहीं होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। वर्गमूल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है आप लोगों के सामने। चलिए, की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहली सूची में दे रखा है क्षेत्रीय नियोजक, यानी कि नियोजक कौन है। ये तो 1 मिनट रुकिएगा। क्षेत्रीय नियोजक कौन है, ठीक है, और उसने कितने नियोजन क्षेत्रों की संख्या बताइए। उनके अनुसार भारत में कितने मुख्य नियोजन क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट में आया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करिए। देखो, वी नाथ ने दिए थे 15, वी नाथ ने दिए थे 15, नाथ से याद रखना 15, ठीक है। तो ए में 4 हो गया। भट्ट एवं राव, भाट एवं राव में ने वैसे 7 दिए थे, लेकिन यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। भाट एवं राव, इसकी जगह यहाँ पर दे रखा है 11 दे रखा है यहाँ पर। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। पी सेन गुप्ता, सेन गुप्ता ने 7 दिए थे, इन्होंने भी कितने दिए थे, 7 दिए थे। 1 मिनट रुकिएगा मित्रों, मैं इसको, ठीक है, 7 दिए थे। तो ये भी इसमें यूजीसी नेट ने थोड़ा सा ऑप्शनों में गड़बड़ी कर दी है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने 13 दिए थे। ये तो आप लोगों को, सब लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रशेखर ने 13 दिए थे और वी नाथ ने 15 दिए थे। बाकी के दो ऑप्शन है बी और सी, वो इसमें गलत दे रखे हैं। तो अपने को इसके अनुसार आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अपना। इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है। यदि दो चरों के मध्य सह संबंध का पूर्ण अभाव है, कोई भी सह संबंध नहीं है, तो संबंधित बिंदुओं का प्रकीर्णन किस प्रकार होगा। प्रकीर्णन की बात हो रही है कि वो बाएं नीचे से दाएं ऊपर होगा या बाएं ऊपर से दाएं नीचे होगा, या कोई भी इसमें बिंदु नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर मध्य सह संबंध का पूर्ण अभाव है, मतलब कि कोई भी सह संबंध नहीं है। तो x और y के अक्ष के समानांतर सीधी रेखा पर होगा, जैसे ये है। अगर ऐसे होता तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर ऐसे होता तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ये ऐसे क्या है, ये x और y के समानांतर है, ठीक है। समानांतर सीधी रेखा है। इस ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो ये पूर्ण अभाव इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मैं एक बार दर्शा देता हूँ। ये लो, मान लो ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों के समानांतर सीधी रेखा होगा, ठीक है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
सहसंबंध आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उपवन नगर की बात हो रही है, गार्डन सिटी की बात हो रही है, तो ये इवेंजर होवार्ड याद रखना आप लोग, उपवन नगर से ये रट लेना भले ही, ठीक है। तो गार्डन सिटी किसने दिया था, इवेंजर होवार्ड ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद नगर के अमलैंड का अध्ययन किया था, इलाहाबाद नगर के अमलैंड के अध्ययन की बात हो रही है, तो वो कौन थे, वो थे उजागिर सिंह महोदय। कौन थे, उजागिर सिंह महोदय ने इलाहाबाद नगर के अमलैंड का अध्ययन किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, वॉन थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार निम्न में से जमीन के उपयोग का कौन सा क्रम सही है, तो केंद्र से बाहर की ओर जमीन के उपयोग का क्रम बताना है आप लोगों को। तो केंद्र से बाहर की ओर आप लोगों को पता होना है, सबसे पहले क्या था, बाजार था, ठीक है। बाजार तो इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा क्या था, पहला बाजार कार्य और ताज़ा दूध था। दूसरा क्या था, टिम्बर्स वगैरह थी, मतलब लकड़ियाँ थी। ये एक यहाँ पर क्या दे रखा है, उद्यान कार्य और ताज़ा दूध दे रखा है। सॉरी, ये था, ये तो ऑप्शन तो अपने लोगों ने नका ही नहीं। पहले ऑप्शन में तो ये है और इसमें भी है, पहले नंबर पे तो यह था। लेकिन ये सघन फसल खेती जो है वो पहले ना ही पहले पर थी, ना ही दूसरे पर थी, ये तीसरे पर थी, जिसमें कोई भी खाली जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि पहले नंबर पे तो बाजार व्यवस्था, दूसरे नंबर पे लकड़ियाँ वगैरह और तीसरे नंबर पे सघन फसल खेती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 दे रखा है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत के बारे में असत्य है, असत्य की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए, दूरी के साथ असत्य बताना अपन लोगों को, असत्य ही है ना, वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत के बारे में सत्य बताना है यहाँ पर। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से करवा दूंगा, क्योंकि ये मुझे डाउट हो रहा है कि असत्य नहीं है ये, ठीक है। दूरी के, चलिए देख लेते हैं फिर भी। दूरी के साथ साथ भूमि उपयोग के प्रकार बदलते हैं, ये बात सही है। आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट से परिधि, लगान किनारे से परिधि की ओर घटती जाती है, ये बात भी सही है। भूमि उपयोग की सघनता किनारे से बदलती जाती है, ये भी बात सही है। कृषि क्षेत्रों के बंटवारे के लिए एकमात्र निर्धारक भू उत्पादन होता है ना, ये नहीं होता। तो ये बात सही है, ये तीनों सही है, मतलब असत्य की है, सही बात है। असत्य की बात करें तो अपन लोगों से असत्य पूछा है, तो असत्य क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया असत्य, ऑप्शन नंबर डी हो गया असत्य, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं भी, वैसे असत्य ही पूछा है, ऑप्शनों को पढ़ने के बाद पता चला है। कृषि क्षेत्रों के बंटवारे के लिए एकमात्र, अगर ये नहीं आता ना तो फिर भी मान लो अपन सोच सकते थे, लेकिन ये आ गया कि एकमात्र तो नहीं होता भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, वॉन थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता अंतरण मॉडल आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है, ये पूछा है। तो ये है वॉन थ्यूनेन का बाजार से दूरी के आधार पर कृषि की जो भूमि होती है उसका उपयोग बताया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है, कौन से व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध हरित क्रांति से रहा है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन का संबंध आप सब लोगों को पता है हरित क्रांति से रहा है। सुब्रमण्यम अलग है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का अलग है। वर्गीज कुरियन आप लोग जानते हो, जैसे ये हरित क्रांति से रिलेटेड है डॉक्टर स्वामीनाथन, वैसे ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड इनके नाम इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, कृषि वानिकी का सर्वाधिक लाभ किस श्रेणी के किसानों को हुआ है। कृषि वानिकी की बात हो रही है, तो कृषि वानिकी का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ है, बड़े किसानों को कृषि वानिकी का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। कृषि वानिकी आपके टॉपिक है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से राजनीतिक भूगोल का अभिनव प्रवृत्ति है, अभिनव प्रवृत्ति पूछी है राजनीतिक भूगोल की, तो वो है राज्य का जैविक इकाई के रूप में अध्ययन।
राज्य का जैविक इकाई के रूप में ही क्या है, एक अभिनव प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया है, रेटजेल के द्वारा किया गया था। जिस प्रकार जैव का विकास होता है उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? वो करता है धराशक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के बीच का संघर्ष। जो लैंड पावर है और जो सी पावर है उनके बीच एक संघर्ष का स्थापित करता है कौन? हार्टलैंड सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत मध्य क्षेत्र मिडलैंड बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जाता है? मिडलैंड बेसिन में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं करता? तो वो अफ्रीका को मिडलैंड बेसिन में सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, उधर से लीना नदी के उस तरफ वाला जो एरिया था वो उसने हटा दिया था। ठीक है, इस तरफ से जो पर्वत था उसका एरिया हटा दिया था और अफ्रीका को भी उसमें शामिल नहीं किया था। ठीक है, मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट कब दिया था? 1943 में दिया था। कब दिया था? 1943 में दिया था। किसने दिया था? मैकिंडर ने दिया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत श्रृंखला का प्रथम चरण कौन सा है? तो क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत सबसे पहले तो ये जान लीजिए किसने दिया था? B.S. जॉन्स ने दिया था। किसने दिया था? B.S. जॉन्स ने दिया था। और ये प्रथम चरण जो है इसका वो राजनीतिक विचारों से संबंधित है। ठीक है, तो श्रृंखला का प्रथम चरण कौन सा है? राजनीतिक विचार है इसका प्रथम चरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो सब लोगों को पता है 49वीं समानांतर रेखा जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मध्य सीमा किस प्रकार की है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है क्या कहलाती है? अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। और इस प्रकार के विचार किसने दिए थे ये बताइए? तो इस प्रकार के विचार थे वो कैनिन महोदय ने दिए थे। किसने दिए थे? कैनिन महोदय ने दिए थे। माल्थस और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत आप लोगों के जनसंख्या भूगोल के सिद्धांतों में वो क्या है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।